नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम तृतीय वर्ष कला हिंदी सामान्य 3 अर्थात G3 इस विषय के अंतर्गत सृजन संदर्भ और मैं इस पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत दूसरा आत्मकथांश है क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित प्रसिद्ध आत्मकथा है। इस आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी देने का प्रयत्न किया है। अब बच्चन जी ने वैसे अपनी जो मूल आत्मकथा लिखी है वह 4 भागों में लिखी है, जिसमें से पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं जो 1969 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उनके और 3 आत्मकथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक ये उनके आत्मकथांश है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह बच्चन जी का बचपन और युवावस्था आदि के घटनाक्रम पर आधारित या उनके बचपन और युवावस्था की विभिन्न घटनाओं पर आधारित यह उनकी आत्मकथा है, जिसे हिंदी की अब तक की सर्वाधिक लोकप्रिय आत्मकथा या हिंदी की अब तक की सबसे अधिक प्रसिद्ध आत्मकथा के रूप में भी जाना जाता है। अब इस आत्मकथा में से हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भाग दिया गया है उसमें एक 4-5 मुद्दे या एक 4-5 घटक है, लगभग एक 6-7 पन्ने हमें इस विषय के अंतर्गत दिए गए हैं। तो इन 6-7 पन्नों के आधार पर या जो हमारे पाठ्यपुस्तक में जो आत्मकथा का अंश दिया है, आत्मकथांश दिया है, इस आत्मकथांश को हम 5 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। 1 पाठशाला का योगदान, 2 शिक्षा, 3 साहित्य लेखन प्रक्रिया, 4 गांधी जी से शिकायत और 5वां है बच्चन जी की सलाह या संदेश। तो एक एक भाग देखते हैं। सबसे पहले बच्चन जी ने अपनी कायस्थ पाठशाला के योगदान को व्यक्त किया है। बच्चन जी एक कायस्थ पाठशाला में पढ़ते थे। यह कायस्थ पाठशाला बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी काफ़ी बल देती थी। जिस तरह से हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास में 3 प्रकार का विकास अभिप्रेत होता है। एक बौद्धिक ज्ञान जो किताबी पढ़ाई या जो प्रत्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होता है या बौद्धिक ज्ञान बौद्धिक विकास होता है। दूसरा विकास शारीरिक विकास होता है, तो मैदान पर जाकर व्यायाम कसरत वगैरह करके ये शारीरिक विकास किया जा सकता है। और तीसरा मानसिक विकास। तो जीवन में केवल बौद्धिक विकास ही अभिप्रेत नहीं है, तो शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का महत्व शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास मतलब एक सर्वांगीण विकास या सभी प्रकार का विकास उसमें अभिप्रेत होता है। और इसी कारण बच्चन जी अपनी पाठशाला के योगदान को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि उनकी यह पाठशाला बच्चों के तीनों प्रकार के विकास में अर्थात शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों प्रकार के विकास पर बल देती थी। इसके लिए दैनंदिन पढ़ाई या किताबी ज्ञान का जो काम चलता था, इसके बीच 3 दिन उन्हें कवायद या शारीरिक कसरत या ड्रिल की जाती थी, जिसके द्वारा शारीरिक विकास करवाया जाता था। और हफ्ते में 3 दिन संगीत की साधना करवाई जाती थी, जिसके माध्यम से बच्चों के मानसिक विकास पर बल या मानसिक विकास पर जोर जो है वह दिया जाता है। तो इस तरह से बच्चन जी के निर्माण में या केवल बच्चन जी के ही नहीं तो उनके जो अनेक मित्र हैं उनके निर्माण में इस स्कूल का योगदान विशेष महत्वपूर्ण रहा है। इतना ही नहीं, बच्चन जी बताते हैं कि उनके स्कूल में प्रत्येक कक्षा के अंतर्गत एक डिबेटिंग सोसाइटी होती थी। यह डिबेटिंग सोसाइटी कक्षा के अंतर्गत और स्कूल में विभिन्न प्रकार की वाद विवाद, वक्तृत्व जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाती थी। दूसरा, उनके यहाँ शारीरिक विकास के साथ साथ खेल, स्काउट आदि को भी महत्व दिया जाता था। खेल की अलग समिति थी, स्काउट का दल था, इस माध्यम से भी बच्चों का विकास करवाया जाता था। तीसरी बात, एक हिंदी समिति थी, प्रत्येक कक्षा के अंतर्गत एक हिंदी समिति थी, जिसके माध्यम से आदर्श नाम की हस्तलिखित पत्रिका छपवाई जाती थी।
अब बच्चन जी के हस्ताक्षर है, बच्चन जी की लिखावट जो है वो बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, आकर्षक थी, जिसके कारण इस आदर्श पत्रिका के लेखन का कार्य हमेशा बच्चन जी के ऊपर आता था और इससे जाने अनजाने में बच्चन जी की साहित्यकार बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है और बच्चन जी बड़े दिल से इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मेरी साहित्यकार बनने की तैयारी एक प्रकार से इस पत्रिका के लेखन से जो है वो निर्माण हुई है। इसी से आगे जाकर बच्चन जी ने इसी स्कूल में 7वीं कक्षा में अपनी पहली कविता लिखी थी। अपने एक अध्यापक के विदा अभिनंदन समारोह के अवसर पर उन्होंने अपनी पहली कविता वह 7वीं कक्षा में लिखी थी। इसके बाद निरंतर कविताओं का लेखन जारी रहा और 10वीं कक्षा तक आते आते बच्चन जी ने अपनी एक पूरी कॉपी कविताओं की भर डाली। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कविताएं उनके कुछ दोस्तों ने छिपकर वह कॉपी चोरी करके ले ली और वह कविताएं पढ़ ली। बच्चन जी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बच्चन जी अपनी कविताओं को नितांत निजी मानते थे और उन्हें दूसरों द्वारा पढ़ने से उन्हें आपत्ति थी। इस कारण बच्चन जी क्रोधित हुए और उन्होंने वह पूरी कॉपी फाड़कर फेंक दी और दोबारा कविता न लिखने का संकल्प ले लिया है। तो इस प्रकार से उनके जीवन में ऐसे अनेक घटनाक्रम निर्माण होते रहे हैं जिससे वे आगे जाते रहे हैं। तो इस तरह से बच्चन जी ने अपने प्रारंभिक जीवन में उनके पाठशाला के योगदान को व्यक्त किया है। आज बच्चन जी जिस मुकाम पर है या आज बच्चन जी जो कुछ बन पाए हैं, उनके इस बनने में उनके इस पाठशाला का योगदान विशेष महत्वपूर्ण रहा है। फिर बच्चन जी आगे पढ़ाई करने लगे। दूसरे मुद्दे पर हम आते, दूसरा मुद्दा है उनकी प्रारंभिक शिक्षा, खास करके 10वीं की शिक्षा के बाद थोड़ा सा जो प्रसंग घटित उनके जीवन में हुए उसके बारे में बच्चन जी ने जानकारी दी है। तो बच्चन जी मैट्रिक में फेल हुए थे पहली बार। अब फेल होने का कारण वे कमज़ोर थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन परीक्षा के दिनों में उनके हाथ में एक ऐसी किताब आ गई थी कि जो बेहद मनोरंजक थी, क्योंकि बच्चन जी को साहित्य आदि पढ़ने का बहुत शौक था। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपनी 10वीं की या मैट्रिक की पढ़ाई छोड़कर वह किताब पढ़ी, जिसके कारण प्रत्यक्ष जो पढ़ाई थी उसकी ओर उनका दुर्लक्ष्य हुआ और परिणाम ये हुआ कि वे 10वीं में फेल हो गए। अर्थात उस समय 10वीं मतलब मैट्रिक थी, मैट्रिक 11वीं को मैट्रिक होती थी और इस 11वीं मैट्रिक में वे फेल हो गए। बाद में अगले साल फिर उन्होंने जो है 1924 में वो मैट्रिक की परीक्षा हुई थी जिसमें वे फेल हुए थे। 1925 में दोबारा वो मैट्रिक की परीक्षा में बैठे और फिर पास हो गए हैं। तब तक उनका छोटा भाई जिसका नाम शालिग्राम है वो उनसे 1 साल पीछे था, लेकिन मैट्रिक में फेल हो जाने के कारण अब उनका भाई भी उनके साथ आ चुका था। इसके बाद बच्चन जी ने अपने आप को संभाला और इस बारे में वे बताते हैं कि सामान्यतः 15, 16, 17 ये उम्र ही ऐसी होती है कि हमेशा व्यक्ति उस उम्र में लड़खड़ाता है, लेकिन जो लड़खड़ाने के बाद जो जाग जाता है, जो अपने आप को सावधान कर लेता है, वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। और मैंने भी यही किया। मैं भी इस उम्र में थोड़ा बहुत लड़खड़ाया, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया और फिर मैं आगे जीवन में बढ़ गया। फिर 1925 में मैट्रिक पास हो जाने के बाद उन्होंने इंटर, क्योंकि उस समय 11वीं में मैट्रिक होती थी, उसके बाद 1 साल इंटर होता था और उसके बाद जिसे प्री डिग्री के नाम से भी जाना जाता था, और फिर डिग्री अर्थात पदवी परीक्षा स्नातक के लिए प्रवेश ले लिया जाता था। तो उन्होंने प्री डिग्री में प्रवेश ले लिया। उनका भाई उनके साथ था। उस समय उनके पिताजी ने कहा कि मैं केवल खाने और कपड़े का बंदोबस्त करूंगा, बाकी पढ़ाई का खर्चा अपने आप को चलाना है। अब पिताजी के इस आदेश के कारण बच्चन जी कुछ ट्यूशन लेने लगे और ट्यूशन लेकर अपना गुजारा करने लगे या अपना पढ़ाई का खर्चा चलाने लगे। तो इससे उनके पिताजी पायोनियर कंपनी में नौकरी करते थे, जहाँ से उनकी तनख्वाह अधिक नहीं थी। ऐसी स्थिति में परिवार चलाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था और इसी कारण उन्होंने केवल खाने और कपड़े का बंदोबस्त करने की बात कही थी, बाकी पढ़ाई का प्रत्यक्ष खर्चा इनको अपने जिम्मे लेना पड़ता था। बाद में फिर वे इंटर पास हो गए। इंटर पास हो जाने के बाद पिताजी की ये इच्छा थी कि बच्चन जी उनकी जगह पर पायोनियर कंपनी में नौकरी करने लगे, क्योंकि पिताजी रिटायर होने वाले थे और पिताजी की ये इच्छा थी कि बच्चन जी बड़े होने के कारण वे उनके स्थान पर कंपनी में नौकरी ज्वाइन करें, ताकि परिवार का खर्चा चलाया जा सके, परिवार का खर्चा चलता रहे। इसी कारण बच्चन जी काफ़ी निराश भी हुए, क्योंकि वे आगे पढ़ना चाहते थे।
फिर बच्चन जी ने घर से भागने का निर्णय कर लिया, पिताजी के निर्णय का विरोध करने का निर्णय ले लिया। लेकिन ये बात उनके पिताजी को पता चली। पिताजी ने उन्हें रोकने के लिए उनकी शादी करवाने का निर्णय ले लिया। अनेक लोगों ने या उनके पिताजी ने भी निश्चित किया कि शायद उनके पैरों में बेड़ी डाल दी जाएगी तो ये भागेंगे नहीं और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। तो इसी कारण उन पर ज़बरदस्ती करके उनकी शादी करवा दी गई। ये बात 1926 की है। तो 25 में इंटर में गए, 26 में इंटर पास हुए, उसके बाद डिग्री में प्रवेश लेना था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी उसी समय शादी करवा दी। उनकी शादी श्यामा जी से हुई, जो हमेशा बच्चन जी का साथ देती रही। तो शादी के बाद बच्चन जी ने अपने मन की बात अपनी पत्नी से कह दी कि वे पढ़ना चाहते हैं। पत्नी ने भी उनका साथ देने का निर्णय किया। इतना ही नहीं, पत्नी ने अपने पास के 100 रुपये बच्चन जी को दे दिए और उनसे कहा कि आप जाइए, पढ़िए, घर मैं संभाल लूँगी। और उसके बाद सचमुच बच्चन जी वहाँ से चले गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। उन्होंने BA में डिग्री में प्रवेश ले लिया और डिग्री में प्रवेश 1900 रुपयों से अपना प्रवेश पूरा किया है। इससे शुरुआत में पिताजी नाराज अवश्य हुए, लेकिन बाद में फिर पिताजी ने भी स्वीकार किया। लेकिन अब बच्चन जी की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ने लगी थी, क्योंकि एक और पिताजी का विरोध करके, परिवार वालों का विरोध करके उन्होंने कॉलेज में प्रवेश तो ले लिया था, लेकिन ये सब कुछ चलाना काफ़ी मुश्किल था। सुबह घर से निकलते थे पैदल चलकर, क्योंकि घर और कॉलेज का अंतर काफ़ी लगभग 5-6 मील अंतर था। 5-6 मील पैदल चलकर कॉलेज जाते थे। कॉलेज के बाद ट्यूशन लेते थे, क्योंकि ट्यूशन से ही पढ़ाई का खर्चा चलाना था। फिर पैदल चल के वापस आ जाते थे। इसमें उन्होंने फिर पैदल चलते हुए पढ़ने की आदत डाल ली ताकि समय बर्बाद न हो। इतना ही नहीं, शुरुआत में वे रात में केवल 4 घंटे सोते थे, 12 से 4 तक। बाद में तो केवल 2 ही घंटे सोने लगे और मन लगाकर अपने सभी काम, पढ़ाई, इनमें मन लगाकर काम करने लगे। और इसी का लाभ ये हुआ कि जब 1929 में BA फाइनल की परीक्षा हुई तो उस परीक्षा में बच्चन जी पूरे विश्वविद्यालय में तीसरे नंबर से पास हुए थे। तो देखिए, जो लड़का 10वीं में या मैट्रिक की परीक्षा में फेल हुआ था, वही लड़का अब अपनी लगन, अपनी जिद, अपनी इच्छा या तत्परता कह सकते हैं, इन सब के कारण विश्वविद्यालय की परीक्षा में, BA डिग्री की परीक्षा में, पूरे विश्वविद्यालय में, किसी क्लास या कक्षा या कॉलेज में नहीं तो पूरे विश्वविद्यालय में तीसरे नंबर से पास हुआ है। ये उनकी जिद थी। अब बच्चन जी के इस प्रसिद्धि के कारण या बच्चन जी को जो ये सफलता मिली थी, इस सफलता के कारण उनके पिताजी बेहद खुश हो गए और तब पिताजी ने यह इच्छा व्यक्त की कि वे MA करें, MA में अपना प्रवेश ले ले। तो बच्चन जी इस बारे में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में पिताजी की केवल एकमेव वही बात मान ली कि MA में प्रवेश ले लिया, या MA के लिए उन्होंने प्रवेश ले लिया। तो यही से फिर बच्चन जी के जीवन में थोड़ा सा अंतर आता गया, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ या जिस तत्परता के साथ, जिस लगन के साथ उन्होंने BA की पढ़ाई की थी, उतनी लगन या उतनी तत्परता उन्होंने MA की पढ़ाई में नहीं दिखाई। इसके अनेक कारण थे। एक और तो इस दौरान वे साहित्य लेखन की ओर आकर्षित हुए थे। इसी दौरान आज़ादी का आंदोलन भी काफ़ी व्यापक मात्रा में जोर शोर से बढ़ चुका था और बच्चन जी पर महात्मा गांधी जी के विचारों का काफ़ी प्रभाव होने के कारण वे प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में सहभागी भी होने लगे थे। तो इन सभी कारणों से MA आगे ठीक से नहीं कर पाए और MA फर्स्ट में वे फेल हो गए और MA फर्स्ट में फेल होकर फिर अगले साल उन्होंने MA पूरा किया और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर अपनी PhD की उपाधि W.B. इट्स की कविताओं पर उन्होंने अपनी PhD की उपाधि प्राप्त की है। तो ये हुई उनकी शिक्षा के बारे में योगदान या उनके शिक्षा में आए मुश्किलें, संकट वगैरह। अब तीसरा भाग है उनकी साहित्य लेखन प्रक्रिया। तो जैसे कि हमने देखा, जब वे कायस्थ पाठशाला में पढ़ते थे 7वीं कक्षा में, उसी समय उन्होंने अपने साहित्य लेखन प्रक्रिया को शुरुआत किया था। अपने एक अध्यापक के विदा अभिनंदन पर उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। 10वीं कक्षा तक एक पूरी कॉपी भर गई थी, लेकिन बाद में उनके दोस्तों ने वह कॉपी पढ़ी, जिसके कारण गुस्से से उन्होंने वह कॉपी फाड़ डाली थी। फिर कविता न लिखने का निर्णय ले लिया था। लेकिन बाद में जब बच्चन जी MA में प्रवेश ले लिया तो दोबारा
कविताएं, कहानियाँ वगैरह लिखने लगे। शुरुआत में उन्होंने कुछ कविताएं लिखी जो कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई। उसके बाद वे कहानी की ओर आए। कहानियाँ खास करके शुरुआत में रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानियों का अनुवाद करते थे। उस अनुवाद के माध्यम से भी उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। वह अनुवाद अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित होता था और लोग उन्हें एक प्रकार से वाहवाह देते थे या लोग एक प्रकार से उन्हें प्रसिद्धि देते थे, जिसके कारण एक प्रसिद्धि का नशा जो उन्हें प्राप्त हुआ है। इसी नशे के कारण बच्चन जी लिखते चले गए। फिर उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी। इन कहानियों में उन्होंने तत्कालीन जीवन का वास्तविक वर्णन किया, तत्कालीन जीवन का दुख, दर्द या जिसे दैन्य कह सकते, इन सब का वर्णन किया। इसी में जब वे एमए भाग 1 में थे तो विश्वविद्यालय द्वारा एक कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। बच्चन जी ने अपनी एक कहानी उस प्रतियोगिता के लिए भी भेजी थी, जिसमें उन्हें अव्वल पुरस्कार या प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। लेकिन अगले साल बच्चन जी अपनी कहानी तो ज़रूर उन्होंने विश्वविद्यालय के पास भेजी, लेकिन विश्वविद्यालय ने उनकी कहानी का समावेश प्रतियोगिता में नहीं किया, क्योंकि अगले साल वे रेगुलर छात्र नहीं थे। एमए फर्स्ट में फेल हो जाने के कारण उनकी कहानी का समावेश उस स्पर्धा में नहीं हो पाया था। इस दौरान बच्चन जी अनेक कहानियाँ लिखते, अनेक संपादकों के पास कहानियाँ भेजते, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कोई कहानी प्रकाशित नहीं हो रही थी। इसी बीच उन्होंने हिंदुस्तानी अकादमी के पास अपनी कुछ कहानियाँ भेजी थी। हिंदुस्तानी अकादमी ने उनकी कहानियों को छापने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, जिसके कारण बच्चन जी काफ़ी क्रोधित हुए और इस क्रोध के कारण उन्होंने घर आकर अपनी सारी कहानियाँ फाड़कर फेंक दी और दोबारा कहानी न लिखने का निर्णय भी कर लिया है। इसके बाद सचमुच बच्चन जी ने अपने पूरे जीवन काल में निशा निमंत्रण नाम की एकमेव कहानी लिखी है। अन्य कहानियां उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखी है। अब इसी दौरान हम देख सकते हैं कि बच्चन जी के मन में कवि और कहानीकार के बीच द्वंद्व चल रहा था। एक मन चाहता था कि वे कवि बने, कविता के क्षेत्र में अपना क्षेत्र को अपनाए, तो दूसरा मन चाहता था कहानीकार बने। तो इस प्रसंग से एक बात अच्छी हुई कि उनका टारगेट, उनका लक्ष्य, उनकी मंजिल बिल्कुल साफ हो गई। अब कहानियाँ न लिखने का निर्णय लिया, मतलब वे कविताएं लिखने लगे, कविताओं की ओर आ गए। इसी बीच उमर खयाम की रुबाइयों से काफ़ी मात्रा में वे प्रभावित हुए। इन रुबाइयों के हिंदी अनुवाद या नई रुबाइयाँ लेखन भी करने लगे। इसी बीच कुछ कविताएं भी लिखने लगे और इन्हीं कविताओं का एक संग्रह 1931 में 13 हार नाम से उन्होंने प्रकाशित किया। यह बच्चन जी का पहला काव्य संग्रह था जो प्रकाशित हुआ था। इसे काफ़ी प्रसिद्धि भी बाद में मिली थी। इसी संबंध में एक प्रसंग उनके साथ घटित हुआ था, जिसके बारे में यहाँ पर बच्चन जी ने जिक्र किया है। प्रसंग ऐसा था कि बच्चन जी ने जो वह किताब छपवाई थी उसका लगभग 250 प्रतियाँ छपवाई थी। 13 हार जो काव्य संग्रह था, इसकी लगभग 250 प्रतियाँ थी। ये 250 प्रतियों का बंडल वे अपने कंधे पर लेकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अपने एक मित्र के चाचा मिस्टर शिवली जी मिले। तो शिवली जी ने उनसे पूछताछ की क्या है वगैरह। तब बच्चन जी ने बताया कि मेरा पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, इसकी ये पुस्तकें हैं। फिर बच्चन जी ने उनमें से एक किताब निकालकर शिवली जी को भेंट दे दी। शिवली जी ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और बच्चन जी को दे दिया। बच्चन जी लेने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने वह किताब भेंट दी थी, लेकिन शिवली जी ने उन्हें समझाया कि ये तुम्हारी पहली किताब है और ये पहली किताब की पहली प्रति है, तो ये अच्छे में बिकनी चाहिए। ये अच्छी, क्योंकि हमेशा पहली बोहनी महत्वपूर्ण होती है। बोहनी अगर अच्छी हो तो दिन भर की बिक्री अच्छी होती है। और फिर बच्चन जी ने वो 1 रुपया लिया। मानो उस समय शिवली जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी किताबें लाखों में बिके। मानो उस समय शिवली जी की जिह्वा पर माँ सरस्वती खुद आकर बोल रही हो। और सच में या सचमुच आगे जाकर हम देख सकते हैं कि बच्चन जी को काफ़ी लोकप्रियता या काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो ये हुआ उस पहले कविता संग्रह को लेकर। इसके बाद 1933 में उनका दूसरा कविता संग्रह मधुशाला प्रकाशित हुआ और मधुशाला प्रकाशित हो जाने के बाद प्रसिद्धि के सभी उच्चांक उन्होंने तोड़ डाले, क्योंकि मधुशाला को जितनी प्रसिद्धि
भारतीय साहित्य जगत में मिली है उतनी प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में किसी भी कवि को प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि आज भी हम जानते हैं एक भी ऐसा मुशायरा या कवि सम्मेलन नहीं है कि जिसमें बच्चन जी की मधुशाला का जिक्र ना हो या जिसमें बच्चन जी की कविताओं का पाठ ना हो। तो इतनी वह मधुशाला लोकप्रिय हो गई, इतनी लोकप्रिय हुई कि सार्वजनिक उसके पाठ होने लगे। अनेक जगह पर कवि सम्मेलनों में, मुशावरों में ये कविताएं पढ़ी जाने लगी, ये रुबाइयाँ सुनाई जाने लगी। इतना ही नहीं, काशी के कॉलेज में उनका एक जो शिवाजी हॉल है, उस शिवाजी हॉल में इसका एक सार्वजनिक पाठ का आयोजन किया गया था। और ये सार्वजनिक पाठ देखने के लिए इतनी व्यापक मात्रा में भीड़ वहाँ पर जमा हुई थी कि भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा था। शायद ये पहली बार किसी साहित्यकार को इतनी व्यापक मात्रा में भीड़ जमा हुई थी। उसी समय उनके एक मित्र ने उनसे कहा था कि अगर आज भारतेंदु जी होते तो तुम्हें तोपों की सलामी देते, क्योंकि इतनी एक साहित्यकार को इतनी प्रसिद्धि मिल सकती है ये इससे पहले कभी न हुआ था और शायद भविष्य में भी होने की संभावना बहुत कम है। इतनी प्रसिद्धि बच्चन जी को मिली है। इसके बाद मधु कलश या मधुबाला आदि काव्य संग्रह उनके प्रकाशित हुए, लेकिन जितनी प्रसिद्धि मधुशाला को मिली है उतनी प्रसिद्धि आगे जाकर उनके किसी भी काव्य संग्रह को नहीं मिली है। लेकिन इसका एक लाभ ये हुआ कि बच्चन जी एक अत्यंत उत्कृष्ट कवि के रूप में स्थापित हुए और उनकी कविताएं जो है वह केवल भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व भर में पहुंचने लगी है। तो इस तरह से उनकी साहित्य लेखन प्रक्रिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला है बच्चन जी पर लगाया गया आरोप या गांधी जी से उनकी जो शिकायत की थी इस बारे में एक प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं जब व्यक्ति बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाता है तब उसके कुछ दुश्मन भी तैयार हो जाते हैं। अनेक लोग जो है वो किसी की वो प्रसिद्धि मिलने के कारण उनके विरोधी बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग बच्चन जी के विरोधी बन गए। उन्होंने महात्मा गांधी जी से शिकायत कर दी कि बच्चन जी शराब के बारे में कविता लिखते हैं, शराब को प्रोत्साहन देते हैं, ये शराबी कवि है। और ये उसी समय सब कुछ हुआ जब इंदौर में अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन के सभापति स्वयं गांधी जी थे। इंदौर में अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष या सभापति स्वयं महात्मा गांधी जी थे और उसी अधिवेशन में बच्चन जी भी अपनी कविताओं का पाठ करने वाले थे। ऐसी परिस्थिति में अनेक लोगों ने या कुछ लोगों ने बच्चन जी के बारे में शिकायत गांधी जी से कर दी। अब गांधी जी को इस मामले को निपटाना था, अगर नहीं निपटाएंगे तो कल लोग क्या कहेंगे, शायद उनके चरित्र पर भी कोई आक्षेप आ सकता है। इसी कारण गांधी जी ने इस मामले को निपटाने का निर्णय ले लिया। गांधी जी ने रात के 11:55 बजे बच्चन जी को अपने कमरे में मिलने बुलाया। बच्चन जी उनसे मिलने गए। गांधी जी ने उन पर लगाए गए आरोप के बारे में उन्हें बताया कि तुम पर इस प्रकार का आरोप लगा है, तुम्हें जो सफाई देनी है वो दे सकते हो। तब बच्चन जी ने अपनी सफाई में कुछ कहने के बजाय अपनी कुछ रचनाएं सुनाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने गांधी जी से अनुमति मांगी कि मैं स्वयं कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनमें से कुछ रचनाएं आपको सुनाता हूँ, आप ही ये निश्चय कीजिए कि मैं शराब को बढ़ावा देता हूँ या कुछ और है। फिर बच्चन जी ने अपनी चुन चुन के अच्छी 10-12 रुबाइयाँ महात्मा गांधी जी को सुनाई और इन रुबाइयों में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता या समाज में जो विद्वेष बढ़ रहा है, समाज में जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, समाज में जो विषमता का वातावरण या जो परस्पर द्वेष बढ़ रहा है, इस पर टिप्पणियाँ करने वाली या इसका विरोध करने वाली ऐसे अनेक रुबाइयाँ, लगभग 10-12 रुबाइयाँ गांधी जी को सुनाई और उनकी इन रुबाइयों से गांधी जी बेहद खुश हुए और उन्होंने उन पर लगाए गए सारे आरोप निरस्त कर दिए। बच्चन जी को क्लीन चिट मिल गई। तो ये प्रसंग भी छोटा सा वहाँ पर दिया गया है। फिर अंत में अपने जीवन के आधार पर बच्चन जी ने नए कवि, नए रचनाकार, नए साहित्यकार इनको संदेश देने का प्रयत्न है वह भी थोड़ी बहुत मात्रा में किया है। बच्चन जी नए साहित्यकारों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में हमें हमेशा चलते रहना है, कभी रुकना नहीं है। जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आएंगे, अनेक ऐसे संकट आएंगे जिस पर लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लोग आप पर अनेक प्रकार के आरोप लगाएंगे, अनेक प्रकार की कोशिशें आपके साथ होगी, लेकिन आपको उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इसके लिए उन्होंने
उस कोकिल का उदाहरण दिया है जो किसी डाली पर बैठकर हमेशा अपने मस्त गान में सुरापी सुरापान कर वो गाती रहती है, वह किसी की ओर नहीं देखती। तो इसी संदर्भ में हम कह सकते कोई चाहे निंदा करे या कोई वंदन करे, हमें दोनों को ही अनदेखा करना है। मतलब कोई कितनी भी झूठी स्तुति करे उससे हमें उन्मत्त नहीं होना है, और कोई चाहे कितना भी निंदा करे, कितना भी हमारा द्वेष करे, घृणा करे, उससे भी हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि निंदा और द्वेष दोनों, या निंदा द्वेष और स्तुति प्रशंसा, इन सब में समान रूप से व्यवहार करना है और हमें अपने जीवन में अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना है, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। इस तरह से ये बच्चन जी की आत्मकथा है। इस पर सामान्यतः क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथा के आधार पर बच्चन जी के जीवन का परिचय दीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथांश की विषय वस्तु स्पष्ट कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथांश में बच्चन जी की साहित्य लेखन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रकाश डाला गया है स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के कुछ दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा बच्चन जी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी पाठशाला के योगदान को स्पष्ट कीजिए, या बच्चन जी ने अपने व्यक्तित्व निर्माण में अपनी पाठशाला के योगदान को कैसे व्यक्त किया है स्पष्ट कीजिए। बच्चन जी की प्रारंभिक शिक्षा को व्यक्त कीजिए। बच्चन जी की साहित्य लेखन प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। बच्चन जी पर किस प्रकार का आरोप लगाया गया था और उस आरोप से वे कैसे बचे, और बच्चन जी ने मनुष्य लोगों को या साहित्यकारों को किस प्रकार की सलाह या संदेश दिया है स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।